नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। साथ ही साथ मैंने इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में की थी। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों की श्रेष्ठ शिक्षाओं का समन्वय स्थापित करना था। यह कोई स्वतंत्र धर्म नहीं था, बल्कि एक धार्मिक दार्शनिक विचारधारा थी। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की भी स्थापना की थी, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच विचार विमर्श होता था। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से थे और उनकी विजयों, सैन्य अभियानों के कारण इतिहासकार बीए स्मिथ ने उन्हें भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, बी किस इतिहासकार ने दी? तो बीए स्मिथ ने दी थी नेपोलियन की उपाधि। और उनकी उपलब्धियों का वर्णन कहाँ मिलता है? एक क्वेश्चन और पूछता है, तो प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? तो इलाहाबाद में है, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। इनके दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त कला, साहित्य और संगीत के संरक्षक भी थे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे आपको और भी बहुत रोचक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? अपसौर। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है, और यह स्थिति सामान्यतः जुलाई में प्रारंभ होती है। इसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा वृत्ताकार होने के कारण यह दूरी बदलती रहती है। भारत में परमाणु शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शंस को देखिए। कलपक्कम। कलपक्कम तमिलनाडु में है और भारत का एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा एवं अनुसंधान का केंद्र है। यहाँ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। डिगबोई तेल उत्पादन के लिए रानीगंज ऑप्शन में दिया हुआ है, ये कोयला क्षेत्र के लिए, और जो चंद्रपुर है ये तापीय ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? 21 जून। ग्रीष्म अयनांत के दिन सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध में यह पूरे साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यह घटना सामान्यतः 21 जून को होती है और 22 दिसंबर को शीत अयनांत होता है। ये ग्रीष्म अयनांत है 21 जून और 22 को शीत अयनांत होता है। निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा भ्रंश द्वारा निर्मित होता है? भ्रंशोत्स। भ्रंशोत्स या ब्लॉक पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण उत्पन्न भ्रंशों से होता है। जब दो भ्रंशों के बीच भूभाग का ऊपर की ओर उठ जाता है तो उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जर्मनी के हार्ज पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट इसके प्रमुख उदाहरण है। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी स्थित है? फिलीपींस। मेयान विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, ये बार बार पूछा जाता है, ये किस द्वीप पर स्थित है? तो फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। लुजोन नाम का द्वीप है और यह अपनी लगभग पूर्ण शंक्वाकार आकृति के लिए प्रसिद्ध है। फिलीपींस प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां ज्वालामुखीय गतिविधियां अधिक पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लैगून हिमनद द्वारा निर्मित झील। तो पहली बात कर लेते हैं, एस्टुअरी जो है ये वह स्थान है जहाँ नदी जो है समुद्र से मिलती है, उस जगह को एस्टुअरी कहते हैं। वहां पर एस्टुअरी नदी बनाती है और जो गाद है वो इकट्ठी हो जाती है। और नुनाटक की बात कर लेते हैं, तो ये बर्फ से ढके क्षेत्र में दिखाई देने वाली चट्टान की जो चोटी होती है वो ऊपर वाली चोटी को कहते हैं और पूरा पूरा बर्फ से ढका होता है, ऊपर दिखाई देती है। जलभृत भूमिगत जल संग्रह करने वाली परत है, जबकि लैगून जो है समुद्र तट के निकट एक उथली जल राशि होती है जहां पर थोड़ा सा उठ जाता है समुद्र का हिस्सा मिट्टी और गाद इकट्ठा होने से। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म।
त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है और इसमें विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक तीनों शामिल है। इन ग्रंथों में भगवान बुद्ध के उपदेश, संघ के नियम, बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है। त्रिपिटक मूल रूप से पाली भाषा में संकलित किए गए थे। इसमें जो लैंग्वेज है वो पाली लैंग्वेज है। बिजली चमकना और मेघ गर्जन किसकी विशेषताएं हैं? चक्रवात, प्रति चक्रवात, तड़ित झंझा, शीतलहर। तड़ित झंझा। तड़ित झंझा क्या है? तो ये एक तीव्र मौसमी घटना है जिसमें बिजली चमकना, मेघ गर्जन और तेज हवाएं तथा कभी कभी भारी वर्षा भी देखने को मिलती है। इनका निर्माण ऊंचे कपासी वर्षी बादलों से होता है। गर्म और आर्द्र वायु के ऊपर तीव्र ऊपर उठने से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यह मौसम की एक अकाल्पनिक लेकिन प्रभावशाली घटना है। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय धारा है? लेब्राडोर धारा। महासागरीय धाराएं समुद्र के जल के निरंतर प्रवाह को दर्शाती हैं। इनमें मुख्य रूप से गर्म और शीत धाराओं में बांटा जाता है। लेब्राडोर धारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक शीत महासागरीय धारा है जो आर्कटिक क्षेत्र से ठंडा जल लेकर दक्षिण की ओर चलती है। इसके विपरीत अगर गल्फ स्ट्रीम को ले लें, कुरोशियो को ले लें, ब्राजील धाराएं, ये गर्म महासागरीय धाराएं हैं और शीत धाराएं तटीय क्षेत्रों के तापमान को कम करने और समुद्री जलवायु को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी विभागों, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय संसद ने इसे 2005 में पारित किया था। यह 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू किया गया। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था विनोबा भावे जी ने सर्वप्रथम। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा सर्वप्रथम विनोबा भावे जी ने प्रस्तुत की थी। उनका मानना था कि राजनीतिक दलों के कारण समाज में विभाजन और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जबकि लोकतंत्र का आधार सहयोग और लोक कल्याण होना चाहिए। विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। और उन्होंने भूदान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। बाद में इनकी इस विचारधारा का समर्थन जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? इस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। यह समिति 1976 में गठित की गई थी और इसका उद्देश्य था नागरिकों के कर्तव्यों को भी संविधान में स्थान देना। इसके परिणाम स्वरूप 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और आर्टिकल 51A जोड़ा गया, जिसमें प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। बाद में 86वां संशोधन हुआ 2002 में और यहाँ पर एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे अब हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280। भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण, वित्तीय संबंधों पर सुझाव देना होता है। इसकी स्थापना हर 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार की जाती है। वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वह राष्ट्रपति को दी जाती हैं। यह संस्था भारत में वित्तीय संघवाद को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्नलिखित में से कितने न्यायाधीश करते हैं? 5 न्यायाधीश। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक महत्व के मामलों की सुनवाई आमतौर पर कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाती है। यदि मामला संविधान की व्याख्या या महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न से संबंधित होता है तो बड़ी पीठ का गठन किया जाता है। यह पीठ संविधान के प्रावधानों की सही व्याख्या करती है और देश में कानून में एकरूपता बनाए रखती है। आवश्यकता पड़ने पर इससे बड़ी पीठ भी बनाई जा सकती है। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमे की सुनवाई कब की गई? 1982।
भारत में लोक अदालत की अवधारणा का उद्देश्य विवादों का त्वरित मतलब जल्दी से और सस्ता समाधान करना। इसका पहला आयोजन हुआ था 1982 में, 1982 में गुजरात में। लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान का हिस्सा है, जहां पर मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है। लोक अदालत अधिनियम 1987 के माध्यम से इसको कानूनी मान्यता दे दी गई। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? कैबिनेट मिशन। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था और इस मिशन को ब्रिटिश सरकार ने भारत की संवैधानिक समस्या समाधान के लिए भेजा था। कैबिनेट मिशन ने यह एडवाइस दिया कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए जो देश का संविधान तैयार करेगी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो 9 दिसंबर 1946 को। क्रिप्स मिशन 1942 ने केवल युद्धकालीन सहयोग और भविष्य के संविधान का प्रस्ताव दिया था, लेकिन संविधान सभा की स्थापना नहीं की थी। संविधान सभा के सदस्य किस आधार पर चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। भारत की संविधान सभा का गठन सीधे जनता द्वारा नहीं किया गया था। इसके सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था और यह चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर हुआ था, जिसमें उस समय के प्रांतीय विधायक संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चयन करते थे। संविधान सभा में विभिन्न समुदायों, धर्मों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। इस प्रकार संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर आधारित थी। दक्षेश के किस देश ने हाल ही में संविधान निर्मात्री सभा का चुनाव हुआ है? किस देश में हुआ है? नेपाल। हाल के समय में दक्षिण एशियाई, दक्षेश का पूरा मतलब फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क कहा जाता है और इसके सदस्य देशों में संवैधानिक संस्थागत ढांचे से जुड़े चुनाव और राजनीतिक परिवर्तन चर्चा में रहे। इनमें विशेष रूप से नेपाल एक ऐसा देश है जहां समय समय पर संविधान सभा से संबंधित राजनीतिक प्रक्रियाएं, चुनावी बदलाव हुए हैं। नेपाल ने 2015 में अपना एक नया संविधान बनाया और उसके बाद राजनीतिक पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी रही। इससे पहले यहाँ पर राजशाही व्यवस्था चल रही थी। सार्क देशों में संविधान निर्माण या पुनर्गठन की प्रक्रिया अलग अलग समय पर होती रही है। दोस्तों, यदि आपने हमारे सभी प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दीजिए। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। पंडित सारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक हमें जरूर दें। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप और भी हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।